नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर जो है बृहद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, दुनिया के उन कोटि कोटि मानवों के उद्धार की आवाज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जीवन को एक नई दृष्टि देने वाले, जीवन को एक नई दिशा देकर के उनके जीवन में भी खुशहाली आए, इसको एक नई दिशा देने वाले किसी एक नाम की चर्चा होती है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। और इसीलिए उस महामानव का स्मरण उनकी जयंती के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर न केवल हम लोग करते हैं, बल्कि आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बगैर वे सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। सचमुच जो कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, एक लंबे समय तक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उन कुप्रथाओं को समाप्त करने, दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास यह अभिनंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, अन्याय सहा होगा, लेकिन उनका कार्य देश के लिए था, समाज के लिए था। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर वे बातें नहीं आने थी और अंतिम दम तक वह देश के शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए लड़ते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, यहां पे चर्चा हो रही थी, जो बातें यहां पर इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बात अपने उद्बोधन में कही, आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था,
तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और स्वतंत्र 1947 से में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से तस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा, यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। लगातार वह दलित समुदाय के लिए कार्य करते रहे, उसको आगाह भी करते रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को माना, वे भारत के अंदर सुरक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार का सम्मान और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का दायित्व सरकार आज उनके लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन जिन लोगों ने धोखे से योगेंद्र नाथ मंडल की बात को मान करके बहक गए थे, वे पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी किस प्रकार का अत्याचार सह रहे हैं, यह दृश्य आज हम सबके सामने है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी। बांग्लादेश के अंदर तो 1971 तक 22% हिंदू रहा करता था। आज वो घट करके 7 से 8% तक रह गया है। और जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या बहुत सीमित रह सकती है। आवाज उठनी प्रारंभ हुई है, लेकिन यह आवाज उन लोगों की उठ रही है जो यहां पर दलितों के हितों के लिए भी काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां की दृश्य पर मौन है। आज यहां पर हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी, असीम अरुण जी ने भी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी ने भी अपनी बात को यहां पे रखा। सरकार आज जो कुछ भी कर रही है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, ऐसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही सपने को साकार करने का एक अभियान है। शौचालय उपलब्ध करवाना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाना हो, पेंशन की सुविधा का लाभ देना हो, या फिर SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी हो, ये सभी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। और अब तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य और प्रारंभ किए हैं। हमने तय किया है जीरो पॉवर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास जमीन नहीं हो उसको जमीन का पट्टा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचा है हर घर नल की योजना से उसके घर को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके घर में शासन की कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है और सरकार इसको करेगी।
जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। और सपने को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और बाबा साहब किसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब जैसे महामानव पर शोध हो सके, उनके जीवन दर्शन को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा सकें, इसी के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। याद करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत में पहली बार उनके पंच तीर्थों को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इसी लखनऊ में अंबेडकर महासभा के आह्वान पर, उनकी मांग पर हम लोग इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जहां पर ऑडिटोरियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास भी होगा, अतिथि गृह भी होगा और बाबा साहब अंबेडकर का भव्य स्मारक भी होगा, जो उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को वहां पर चित्रित करते हुए संविधान की ओरिजिनल प्रति भी होगी। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये जो ढोंग कर रहे हैं लोग, इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, इसके लिए किए जाने वाले इस प्रयास में, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए किए जाने वाले इस प्रयास में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके स्मृतियों को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं। अंबेडकर महासभा को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए समाज और राष्ट्र की एकता के लिए हम निरंतर कार्य करते रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं के साथ डॉक्टर BR अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां ADG DK ठाकुर द्वारा जनपद सहारनपुर में समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं विवेचनाओं को तय समय पर निस्तारण करने के लिए समीक्षा गोष्ठी की गई और साथ ही इस गोष्ठी में सभी अधिकारियों को सभी संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक तो हम लोग की मासिक समीक्षा बैठक थी और साथ ही साथ 6 दिसंबर के जो कार्यक्रम है,
6 दिसंबर को आप जानते हैं कुछ संगठन शौर्य दिवस मनाते हैं, कुछ संगठन कलंक दिवस मनाते हैं, साथ ही साथ जुमे की नमाज भी है, उसकी संवेदनशीलता है, अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस भी है। इन सब की तैयारियों के संबंध में हम लोग की मीटिंग थी। सारे एसओ, सीओ, एडिशनल एसपीज थे हम लोग साथ। हम लोगों ने सारी तैयारी समीक्षा की, कानून व्यवस्था स्थिति की और विवेचनाओं की, अपराध नियंत्रण की समीक्षा की और जहां निर्देश थे निर्देश दिए गए। पुलिस फोर्स पर्याप्त लगाया गया है, जोन सेक्टर 6 टीम भी लगाई गई है। खासकर जो कलंक दिवस, शौर्य दिवस से लेकर के दोनों समुदायों की तरफ से जो दो कार्यक्रम प्रस्तावित थे उन दोनों से बात कर ली गई है। वो दोनों कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है। सम्मिलित घटना के बाद भी हम लोग का पिछले जुमे की नमाज भी आज सफल संपन्न हुई और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे हम लोग सफल संपन्न कराएंगे। उधर अफगानिस्तान में शिक्षा संस्थानों के मैनेजमेंट को बताया गया कि तालिबान के सर्वोच्च नेता के आदेश पर जल्द ही अफगान महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी पढ़ाई लेने से रोक दिया जाएगा और इसी फरमान को लेकर लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर खेद जताया। विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित तालिबान द्वारा बेटियों की नर्सिंग शिक्षा पर पाबंदी की खबर स्तब्ध करने वाली है। तालिबान द्वारा महिलाओं की नर्सिंग शिक्षा पर लगाई गई पाबंदी एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन 21वीं सदी में, और जब लोकतंत्र और उदारवाद सबसे महत्वपूर्ण है, यह कदम सभ्यता को अंधयुग में ले जाने वाला है। तालिबान शासन ने महिलाओं को न केवल शिक्षा से वंचित किया है बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, नौकरी करने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने जैसी बुनियादी अधिकार भी छीन लिए हैं। साथ ही बता दें आपको कि महिलाओं को बाहर जाने के लिए पुरुष संरक्षक ले जाना और अनिवार्य किया और वे अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के अधिकार से भी वंचित हैं। उधर भारत जापान फोरम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंद्राणी बागची से बातचीत की। Having that impact in the countries around its immediate periphery, it was a crucial factor in the modernization and growth of the ASEAN nations. So there is in a way impact and influence and almost a driving force in Japan, which is historically there. You know, the record is there, the evidence is there. I mean, sometimes, you know, when I look at it, I'm not sure in Japan itself people necessarily understand that or recall that or fully appreciate it. You know, so there is therefore a larger, I would say, contribution that Japan has made and can continue to make. So when I look today at, you know, okay, in this region, the Indian subcontinent, if India and the Indian subcontinent are actually to make that big jump out there, which can be the crucial partners, because there is such a strong record and because, you know, Japan is a country which has no political downside in this, especially in this region. It is only regarded positively in this region. I think there's a natural attraction to this partnership. It's also, you know, in a broader way, I would say it's important that Japan play a bigger role in world politics, in the region's security and well-being, because if an important player, if a very substantial player doesn't make their full contribution, then what happens is the whole equation gets a little bit distorted. You know, then there is, at the end of the day, there is a diversity in the world and a balance which comes out of that diversity. So if everybody does their best and makes the fullest contribution, that balance is a very natural balance. If that
if any country, for whatever reason, holds itself back a bit, then, somebody else benefits or there is a different result. So, we definitely welcome, a much more active Japan, a much more visible Japan, Japan which takes on more responsibilities, which has a greater presence, Japan with which we can partner in, as my counterpart, the Minister Iwai said, I mean, not just in this region, even in places like Africa. And to my mind, they all go together. The bilateral relationship, what we do at a regional level, what we do at a global level. Remember, we are also G4 countries. We are the 4 countries who are seeking permanent membership of the Security Council. तो भारत जापान के जो फोरम है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने जो है इंद्राणी बागची के साथ में बातचीत की और जापान के जो रिश्ते हैं भारत के साथ में उसको लेकर जो है खुलकर बातचीत की है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में जापान जो है भारत के साथ और साथ ही वॉर जैसी सिचुएशन में भी किस तरीके से डिसीजंस लेता है उसको लेकर यहां पर बातचीत की है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां पर गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज दिवस के बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो, अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्हें अपना शहादत देना पड़ा। लेकिन शहादत के पहले इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा एक सशक्त शक्तिपुंज भी इस देश को दिया। उनके 4 साहबजादे माता गुजरी के साथ क्या नहीं बीता था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन हम बारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। और वीर बाल दिवस का आयोजन, ये मेरा सौभाग्य है कि सन 2020 से
लगातार मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होकर के पूरी संगत वहां पर आती है और हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे माता गुजरी की स्मृति। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।